हेलो स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। अब कंस्ट्रक्टर किसे कहते हैं और डिस्ट्रक्टर किसे कहते हैं? जैसे कि नाम से जाहिर है, कंस्ट्रक्टर कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्ट करता है, कुछ ना कुछ बनाता है, कुछ एलोकेट करता है। डिस्ट्रक्टर उसे डिस्ट्रॉय करता है, डिलीट करता है, रिलीज करता है। तो हम यहाँ पर समझेंगे अभी कंस्ट्रक्टर को क्या कहते हैं। क्लास C++ में क्लासेस के साथ कंस्ट्रक्टर का क्या रोल है ये समझेंगे। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन लिख लीजिए। कंस्ट्रक्टर इज एन स्पेशल मेंबर फंक्शन ऑफ अ क्लास यूज्ड टू एलोकेट द मेमोरी ऑफ ऑब्जेक्ट। कंस्ट्रक्टर वो फंक्शन है, एक वो स्पेशल फंक्शन है जो क्लास का मेंबर भी है और मेमोरी एलोकेट करता है उसके ऑब्जेक्ट्स के लिए। तो यानी कि क्लास के जितने भी मेंबर ऑब्जेक्ट्स बनेंगे, जितने भी ऑब्जेक्ट्स बनाए जाएंगे, उन सब के लिए मेमोरी एलोकेट करना काम किसका होता है? कंस्ट्रक्टर का। अगर आप कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं करते हो, हम कंस्ट्रक्टर बनाएंगे अभी, अगर हम कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं करेंगे तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर देता है जिसका नाम होता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। हम अभी इसको डिस्कस करने वाले हैं। इसके कुछ फीचर्स होते हैं। फीचर क्या होते हैं? अगर आप कंस्ट्रक्टर बना रहे हो तो आपको ये ध्यान रखनी चीजें, कंस्ट्रक्टर हैज सेम नेम एज अ क्लास। तो जो क्लास का नाम होगा वही कंस्ट्रक्टर का नाम दिया जाएगा। दूसरी चीज, कंस्ट्रक्टर हैज नो रिटर्न टाइप इवन नॉट वॉइड, यानी कि जब भी आप कंस्ट्रक्टर बनाएंगे उसका कोई भी रिटर्न टाइप नहीं देना है, इवन वॉइड भी नहीं लिखना है। ठीक है, अभी हम एग्जांपल में देखने वाले हैं। उसके बाद कंस्ट्रक्टर कैन इनिशियलाइज द मेंबर डेटा ऑफ क्लास। जो भी मेंबर डेटा है, अगर आप उसको इनिशियलाइज करना चाहें कंस्ट्रक्टर के अंदर तो आप इनिशियलाइज कर सकते हैं उसकी वैल्यूज को, उसको वैल्यूज से इनिशियलाइज कर सकते हैं जो भी मेंबर डेटा क्लास के होते हैं। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्टर कॉल्ड ऑटोमेटिकली व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। कंस्ट्रक्टर अपने आप ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। ठीक है, इन सब चीजों को अभी हम प्रोग्राम में डिस्कस करने वाले हैं, प्रोग्राम में देखने वाले हैं, एग्जांपल प्रोग्राम में। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर का एग्जांपल लिया हमने। क्या करा? पहले मेन ये बनाया आईओस्ट्रीम, तो हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया। यहां पर हमने क्लास बनाई, क्लास का नाम है ATS। ATS के अंदर हमने 3 वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए, एक A, B और C। यहां पर 3 वेरिएबल्स हैं, तीनों के तीनों प्राइवेट मेंबर्स हैं। उसके बाद पब्लिक के अंदर हमने पहला एक फंक्शन का नाम लिखा जिसका नाम है ATS। इस फंक्शन का नाम क्या है? ATS। दैट मीन्स इट विल बी नोन एज कंस्ट्रक्टर। ध्यान रखना, इसके आगे हमने कोई भी रिटर्न टाइप नहीं लिखा है, कोई भी रिटर्न टाइप नहीं लिखा है, इसीलिए ये कंस्ट्रक्टर होगा। यहां पर फंक्शन का नाम सेम वही है जो क्लास का नाम है, तो ये एक कंस्ट्रक्टर होगा। तो इसे हम कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। अब मेमोरी तो ये एलोकेट करेगा ही करेगा, साथ ही साथ हमने जो भी मेंबर डेटा लिए थे ABC, उनको इसमें इनिशियलाइज भी कर दिया। तो दैट इज कॉल्ड इनिशियलाइजेशन बाय द कंस्ट्रक्टर। हमने यहां पर इनिशियलाइज कर दिया। उसके बाद हमने फंक्शन को यूज किया इनपुट, और इनपुट के अंदर हमने इनपुट कराना चाहते हैं, आउटपुट के अंदर हम आउटपुट कराना चाहते हैं। वट एवर यू वांट टू डू आप कर सकते हो, लेकिन जो बनाया गया है ATS वो क्या है? कंस्ट्रक्टर है। अब देखिए यहां पर मेन में जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ये हमारा ऑब्जेक्ट है P। जैसे ही हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसी टाइम ये कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा, यानी कि इसके A की वैल्यू, इसकी B की वैल्यू और इसके C की वैल्यू अपने आप 0 0 0 असाइन हो जाएगी। हम यहाँ पर इनपुट करा रहे हैं तो यहाँ से नई वैल्यू स्टोर हो जाएंगी। अगर हम यहाँ इनपुट नहीं कराते हैं और डायरेक्टली डिस्प्ले करा देते हैं तो 0 0 0 डिस्प्ले होगा, अदरवाइज वही वैल्यू डिस्प्ले होंगी जो हमने इनपुट कराई है। तो ये था कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अब आते हैं टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर। कितने टाइप के कंस्ट्रक्टर होते हैं? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर। पहला कंस्ट्रक्टर होता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, दूसरा कंस्ट्रक्टर होता है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर और तीसरा कंस्ट्रक्टर होता है कॉपी कंस्ट्रक्टर। अब इस डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का मतलब क्या है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कैसे यूज किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, वो सब चीजें आप सीखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। आइए देखते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। हमने प्रोग्राम में सेम वही प्रोग्राम बनाया। यहां पर जो हम फंक्शन बना रहे थे, इसी फंक्शन को जो हमारा कंस्ट्रक्टर बनाया गया था, इसे हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहते हैं। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्यों कहा जाता है इसे? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां पर जो फंक्शन है इसके अंदर कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है। जब किसी फंक्शन के अंदर, सॉरी कंस्ट्रक्टर के अंदर, जब किसी कंस्ट्रक्टर के अंदर कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होता है उसे ही हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। यानी कि दिस कंस्ट्रक्टर विच कंटेन 0 आर्ग्यूमेंट एंड दैट मीन्स दिस इज नोन एज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर।
ठीक है, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो गया। ये भी तभी कॉल हो जाएगा जब आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया होगा। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। अब आपने p डॉट आउटपुट लिखा, यहाँ पे इनपुट कुछ नहीं किया, p डॉट आउटपुट लिखा, तो अब a, b और c की वैल्यू प्रिंट हो जाएंगी। और a, b, c की वैल्यू क्या है? a, b की वैल्यू है 0, b की वैल्यू भी 0 और c की वैल्यू भी 0। तो इस तरीके से a, b, c की वैल्यू आपके सामने डिस्प्ले हो जाएंगी, जो कि इनिशियलाइज की गई थी बाय द कंस्ट्रक्टर। अगर हम यहाँ पर a, b, c की वैल्यू कंस्ट्रक्टर में 10, 10, 10 डिक्लेयर कर देंगे तो ये a, b, c की वैल्यू 10, 10, 10 ही डिस्प्ले करेगा। ठीक है, तो ये था डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। आगे आते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर वो होते हैं जिसके अंदर आर्ग्यूमेंट यूज किए जाते हैं। तो यहां पर देखिए हमने एक फंक्शन बनाया, क्लास बनाई, क्लास के अंदर ए बी सी बनाए वेरिएबल, और पहला कंस्ट्रक्टर बनाया जो कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर था। इसके अंदर हमने ए, बी और सी को इनिशियलाइज कर दिया 0, 0, 0 से। अब दूसरा कंस्ट्रक्टर बनाया जिसके अंदर 3 आर्ग्यूमेंट्स लिए गए हैं। पहला आर्ग्यूमेंट है x, दूसरा आर्ग्यूमेंट है y और तीसरा आर्ग्यूमेंट है z। तो अब इन तीनों आर्ग्यूमेंट को डायरेक्टली हमने क्या करा, उसके साथ इसी को पैरामीटर, उनको हमने a के अंदर, b के अंदर और c के अंदर असाइन कर दिया। यानी कि हमने a के अंदर तो डाल दिया x, b के अंदर डाल दिया हमने y और c के अंदर हमने डाल दिया z। तो ये तीनों वैल्यूज को हमने इसके अंदर असाइन कर दिया। तो ये कहलाएगा जिसके अंदर, जिस कंस्ट्रक्टर के अंदर आर्ग्यूमेंट यूज किए जाएंगे वो क्या कहलाएगा? पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कहलाएगा। अब आते हैं आउटपुट फंक्शन बनाया, सिमिलरली a और b, c की वैल्यू डिस्प्ले करा दी। अब मेन के अंदर हम यहां पर देख रहे हैं, हमने यहां पर एक ऑब्जेक्ट बनाया p जो कि ATS का पहला ऑब्जेक्ट है और इसको डिस्प्ले कराएंगे p डॉट आउटपुट। तो यहां पर हमने कोई आर्ग्यूमेंट यूज नहीं किया है, तो ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। लेकिन दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया है हमने s, उसके अंदर 1, 2, 3 वैल्यूज पास करी है। तो जब यहां पे 3 वैल्यू पास करी है एट द टाइम ऑफ क्रिएशन द ऑब्जेक्ट, ध्यान से देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और यहाँ पर 3 वैल्यू पास की है, 10, 20 और 30। 10 जब ये इसके लिए होगा तो ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, क्योंकि यहाँ पर 3 पैरामीटर्स दिए गए हैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करते समय। अब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते समय ऑटोमेटिकली पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। 10 जाएगा x में, y जाएगा, y में आएगा 20 और z में आएगा 30। तो ये ए बी सी में रिस्पेक्टिवली असाइन हो जाएंगे। तो एक्चुअली 10 जो चला जाएगा वो ए में चला जाएगा, 20 जो चला जाएगा वो बी में चला जाएगा और 30 जो चला असाइन हो जाएगा वो सी में असाइन हो जाएगा। तो जब हम s डॉट आउटपुट डिस्प्ले करेंगे तो हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो 10, 20 और 30 आएगा। तो देखिए आउटपुट क्या आ रहा है। सबसे पहले जो आउटपुट आया वो आया 0, 0, 0 जो कि p के लिए था, और दूसरा आउटपुट जो आया वो था s के लिए, उसका आउटपुट आया 10, 20 और 30। तो ये था पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अब बात करते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर एक ऐसा कंस्ट्रक्टर है जो कि अपनी वैल्यूज अपने अंदर दूसरे की वैल्यूज को कॉपी करता है। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की वैल्यू को अगर हमें किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी करनी हो, दूसरे ऑब्जेक्ट में असाइन करनी हो, तो हमें कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ता है। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर कैसे बनता है ये देखिए। हमने पहला कंस्ट्रक्टर बनाया जो कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर था, दूसरा कंस्ट्रक्टर बनाया जो कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर था। अब तीसरा कंस्ट्रक्टर जो बनाया, आर्ग्यूमेंट में हमने क्या लिया है? ऑब्जेक्ट, जो कि टी एक ऑब्जेक्ट है इस ATS क्लास का, ATS का ही ऑब्जेक्ट बना दिया यहां पर T। ये ऑब्जेक्ट जब भी पास किया जाएगा, और उसके साथ साथ रेफरेंस पास किया हमने यहां पर, तो ऑब्जेक्ट का रेफरेंस जब भी पास किया जाता है किसी भी कंस्ट्रक्टर में, तो उस कंस्ट्रक्टर को हम क्या बोलते हैं? कॉपी कंस्ट्रक्टर। किसी भी कंस्ट्रक्टर के अंदर अगर आप किसी और ऑब्जेक्ट का रेफरेंस पास करते हो तो उसे हम बोलते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो आइए देखिए अब हमने किया क्या। अब इसके अंदर a की वैल्यू के अंदर असाइन कर दिया t डॉट ए, b की वैल्यू के अंदर असाइन कर दिया t डॉट बी और c के वैल्यू के अंदर असाइन कर दिया t डॉट सी। तो t के अंदर जो भी वैल्यूज आई थी वो डायरेक्टली a b c में रिस्पेक्टिवली असाइन हो गई है। अब हमने यहां पर आउटपुट फंक्शन बना दिया सेम वैसे ही। अब मेन के अंदर देखिए हमारा मेन जो वर्क आएगा समझ में आएगा वो मेन से आएगा। मेन के अंदर हमने क्या किया, सबसे पहले तो एक ऑब्जेक्ट बनाया p जिसके अंदर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है क्योंकि यहाँ पे कोई भी आर्गुमेंट नहीं है। s के अंदर कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, क्योंकि यहाँ पे 3 आर्ग्यूमेंट पास किए गए हैं। ठीक है, तीसरा जो कंस्ट्रक्टर बनाया हमने t बनाया, और t के अंदर राउंड ब्रैकेट्स के अंदर हमने क्या डाल दिया? s प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट है। ये प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट को हमने यहां पर यूज कर लिया। इसके अंदर जो वैल्यूज जाएंगी वो कौन सी जाएंगी? वो यही वाली वैल्यू जाएंगी 10, 20 और 30। तो ये 10 और 20 और 30 है वो किस में कॉपी हो जाएंगी? इस टी में कॉपी हो जाएंगी। इस टी में, यहां से ये s इस टी के अंदर जा रहा है, इस टी के अंदर,
इस टी के अंदर गया और टी ने अपनी वैल्यू ए बी सी में डाल दी, तो इसलिए जो टी की जो वैल्यूज आ जाएगी, इस टी की वैल्यू वो आएगी वही जो यहां ऊपर से आपको मिली है। तो यानी कि जब इसका आउटपुट देखा जाएगा तो किस इस तरीके से जाएगा, पी का आउटपुट आएगा 0 0 0, एस का आउटपुट आएगा 10 20 30 और टी का भी आउटपुट आएगा 10 20 30। यानी कि ये वैल्यूज कॉपी हो गई हैं एक ऑब्जेक्ट की दूसरे ऑब्जेक्ट में, एस ऑब्जेक्ट की टी ऑब्जेक्ट में हो गई है। आप कभी भी कॉपी कंस्ट्रक्टर यूज कर सकते हो, किसी भी केस में यूज कर सकते हो, तो इससे हम कॉपी कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। अब आता है डिस्ट्रक्टर। डिस्ट्रक्टर किसे कहते हैं? डिस्ट्रक्टर इज एन अनदर स्पेशल मेंबर फंक्शन यूज्ड टू रिलीज द मेमोरी ऑक्युपाइड बाय द ऑब्जेक्ट एट द एंड ऑफ स्कोप। यानी कि जो काम कंस्ट्रक्टर करता है मेमोरी एलोकेट करने का, डिस्ट्रक्टर उसको डिस्ट्रॉय करता है, उसको रिलीज करता है। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? जब हम एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में जाते हैं, एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में जाते हैं, तो जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए गए थे उस फंक्शन के द्वारा वो फंक्शन की मेमोरी रिलीज कर दी जाती है। जब हम दूसरे फंक्शन में जाते हैं उस ऑब्जेक्ट की मेमोरी रिलीज की जाती है जिस फंक्शन के अंदर हम वर्क कर रहे थे। तो ये बेसिकली डिस्ट्रक्टर हमारे मेमोरी को रिलीज करने के काम आता है जो ऑब्जेक्ट से बनाई गई थी, जो ऑब्जेक्ट्स के लिए बनाई गई थी। अब इसके भी फीचर्स कुछ इसी तरीके से हैं जिस तरीके से कंस्ट्रक्टर के फीचर्स थे। डिस्ट्रक्टर हैज सेम नेम एज अ क्लास विद टिल्ड सिंबल। यानी कि आपको यहां पर एक सिंबल दिखाई दे रहा होगा, इसका नाम है टिल्ड सिंबल। जिस क्लास के अंदर कोई कंस्ट्रक्टर विद टिल्ड सिंबल बनाया हुआ है तो समझ लीजिए वो कंस्ट्रक्टर नहीं, वो डिस्ट्रक्टर है। कोई भी फंक्शन टिल्ड सिंबल के साथ अगर मिल रहा है तो आप समझ लेना वो डिस्ट्रक्टर है। नेक्स्ट है क्लास हैज नो रिटर्न टाइप इवन नॉट वॉइड। ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं, इसके अंदर भी डिस्ट्रक्टर के अंदर कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता। नेक्स्ट है डिस्ट्रक्टर कॉल्ड ऑटोमेटिकली व्हेन स्कोप ऑफ ऑब्जेक्ट गोज एंड। जब भी ऑब्जेक्ट का स्कोप खत्म हो जाता है तब ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। इसे भी कॉल करने की आवश्यकता नहीं होती। तो ये मान लीजिए अगर हमने किसी फंक्शन के अंदर किसी ऑब्जेक्ट को बनाया है तो जैसे ही वो फंक्शन क्लोज होगा, जैसे ही वो फंक्शन खत्म होगा, जैसे ही उस फंक्शन का काम खत्म होगा तो वो ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली रिलीज हो जाएगा, उसकी जो मेमोरी होगी वो रिलीज हो जाएगी। उसके बाद डिस्ट्रक्टर कॉल्ड ऑटोमेटिकली इन रिवर्स ऑर्डर ऑफ अ कंस्ट्रक्टर। ध्यान ये देना है यहां पर कि जिस ऑर्डर में कंस्ट्रक्टर ने ऑब्जेक्ट्स की मेमोरी को एलोकेट किया था, बनाया था, उसके रिवर्स ऑर्डर में डिस्ट्रक्टर काम करता है और उनकी मेमोरी रिलीज करता है। अगर आपने ऑब्जेक्ट बनाए पहला ए फिर बी फिर सी, तो डिस्ट्रक्टर क्या करेगा? पहले सी को रिलीज करेगा, फिर बी को रिलीज करेगा और फिर ए को रिलीज करेगा। यानी कि ये रिवर्स ऑर्डर में चलेगा। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, वन क्लास में हैव ओनली वन डिस्ट्रक्टर। यानी कि एक क्लास में सिर्फ एक ही डिस्ट्रक्टर हो सकता है, एक से ज्यादा डिस्ट्रक्टर नहीं हो सकता। अब डिस्ट्रक्टर का एग्जांपल देखते हैं किस तरीके से ये काम करता है। यहां पर हमने प्रोग्राम बनाया, सेम वही प्रोग्राम बनाया जो पीछे बनाया था, इसके अंदर ये सेम प्रोग्राम है लेकिन हमने एक डिस्ट्रक्टर बना दिया। ये फंक्शन सेम वैसा ही है जैसा कि कंस्ट्रक्टर बनाया गया था। अब कंस्ट्रक्टर के साथ यहां पे हमने टिल्ड सिंबल लगा दिया तो ये क्या बन गया? डिस्ट्रक्टर बन गया। ये टिल्ड सिंबल लगा हुआ है यहां पर, ध्यान से देखना, इसी को डिस्ट्रक्टर कहते हैं। अब हमने यहां पर इसके अंदर कुछ लिख दिया, हम चाहे तो इसमें कुछ प्रिंट कराएं, चाहे तो इसे ब्लैंक छोड़ दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसकी बॉडी को आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, तब भी ये अपना काम करेगा। हमने यहां पर क्या करा, एक सी आउट कर दिया बाय, जिससे आपको दिखा सके कि ये कब कॉल हो रहा है, इसका ऑटोमेटिकली कॉल हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। अब मेन के अंदर हमने वही तीन ऑब्जेक्ट बनाए, पहला ऑब्जेक्ट बनाया पी, दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया एस, तीसरा ऑब्जेक्ट बनाया टी। अब जब हम प्रोग्राम का आउटपुट रन करेंगे तो सबसे पहले 0 0 पी के लिए डिस्प्ले हुआ, एस के लिए आउटपुट डिस्प्ले हो गया 10 20 30 और टी के लिए भी 10 20 30। अब ये प्रोग्राम जो है हमारा वो एंड पे पहुंच गया यहां पर, यानी कि यहीं पे ऑब्जेक्ट बनाया था, पहले पी भी बनाया था, फिर एस भी बनाया था, फिर टी भी बनाया था। अब हमारा प्रोग्राम का जो कंट्रोल है वो यहाँ लास्ट पे पहुंच गया। जैसे ही लास्ट पे पहुंचेगा ऑटोमेटिकली डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। तो पहला प्रिंट होगा बाय, फिर दोबारा प्रिंट होगा बाय, फिर त्रिपला प्रिंट होगा बाय, यानी कि 3 बार आपको बाय प्रिंट होगा क्योंकि 3 ऑब्जेक्ट थे, 3 बाय प्रिंट मिलेंगे आपको। तो ये था डिस्ट्रक्टर का रोल। अब हमने ये भी समझना है कि डिस्ट्रक्टर जो है वो रिवर्स ऑर्डर में कॉल होता है। हमें कैसे पता लगा कि जो बाय प्रिंट हुआ है वो टी वाला प्रिंट हुआ है कि पी वाला प्रिंट हुआ है?
ये S का है कि P का है कि T का है, तो यही चीज समझने के लिए हम नेक्स्ट प्रोग्राम में आपको समझाने की कोशिश करते हैं। आइए इसका ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रक्टर कैसे समझते हैं। हमने सब प्रोग्राम वैसे ही लिखा, सिर्फ हमने यहाँ पे चेंज किया, बाय के साथ हमने क्या करा, A की वैल्यू को भी प्रिंट कर दिया। यानी कि ऑब्जेक्ट जब प्रिंट होगा, जब कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर कॉल होगा तो साथ में वो A की वैल्यू डिस्प्ले करेगा। तो इससे पता चल जाएगा किस ऑब्जेक्ट के लिए ये डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ है। हमने यहां पर क्या करा, सेम वही लगभग प्रोग्राम दे दिया। यहां पर P ऑब्जेक्ट बनाया, उसका आउटपुट डिस्प्ले करा दिया। यहाँ S प्रिंट कराया, उसका आउटपुट डिस्प्ले कर दिया। यहाँ पे T बनाया, उसका आउटपुट डिस्प्ले कर दिया। तो जब हम आउटपुट दिखाएंगे तो सबसे पहले तो 000 प्रिंट होगा, क्योंकि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के लिए आपने यूज किया था। फिर आपने S डॉट आउटपुट प्रिंट किया तो 10 20 30 प्रिंट हुआ। फिर जब T के लिए आउटपुट प्रिंट हुआ तो 3 4 5 प्रिंट हुआ। उनकी वैल्यू रिस्पेक्टिव वैल्यूज प्रिंट हो गई। अब जैसे ही हमारा प्रोग्राम कंट्रोल यहां लास्ट पे पहुंचा तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट कौन सा रिलीज होगा, जो सबसे लास्ट में बना था। तो सबसे लास्ट में कौन सा बना था, T का। तो अब ऑब्जेक्ट कौन सा रिलीज होगा, तो बाय के साथ 3 प्रिंट हुआ, यानी कि हमने बाय के साथ A की वैल्यू प्रिंट करनी है। तो T की A की वैल्यू कितनी है, 3 है। इसी तरीके से जब दोबारा कॉल होगा तो बाय के साथ 10 प्रिंट हुआ। 10 किसका है, A, यानी कि S का A है। और फिर प्रिंट हुआ बाय के साथ 0, तो बाय के साथ 0 जो प्रिंट हुआ तो 0 A किसका है, P का है। तो ये यहां पर आपके पास वैल्यूज प्रिंट हो गई है। ये था हमारा ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रक्टर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।